हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नाउ नो डाउट में। प्यारे स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 8 का गणित स्टार्ट करने जा रहा हूं, शुरू करने जा रहा हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है आपका गणित का, वो है आपका परिमेय संख्या। ठीक है, रैशनल नंबर। तो चलिए रैशनल नंबर को समझते हैं। परिमेय संख्या क्या है, सबसे पहले इसका परिचय हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, रैशनल नंबर किसे कहते हैं। उसके बाद फिर हम इसका प्रश्नावली की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ इसका बेसिक कंसेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं, ताकि आप जो आगे प्रश्नावली को हल करेंगे उसमें आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। जो इसके अंदर गुणधर्म दिया गया है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए आपके सामने में मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी लिख कर रख चुका हूँ। देखिए, सबसे पहले चीज़ है कि प्राकृतिक संख्या क्या है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है आपका परिमेय संख्या। प्राकृतिक संख्या आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, प्राकृतिक या फिर प्राकृत संख्या किसे कहते हैं या नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो 1 से शुरू होकर, यानी जिसको आप गिनते हैं, जैसे कि मेरे पास 2 कलम है, 3 कॉपी है, 4 टेबल है, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपका क्वांटिटी को दर्शा रहा है कि आपके पास कुछ ना कुछ क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये सब के सब आपका प्राकृत संख्या होगा। तो प्राकृत संख्या जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, इस तरह से अनंत तक। अनंत तक का मतलब जिसका कोई लिमिट ना हो, चलता रहे। ठीक है, तो ये सब के सब 1 से शुरू होकर जो अनंत तक चला जाए उसको क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। यानी 1, 2, 3, 4, 5 है, चाहे मिलियन है, करोड़ों आ जाए, वो सब के सब कितना, कौन सा संख्या होगा, प्राकृत संख्या हो जाएगा आपका। चलिए दूसरा नंबर पे है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम लोग बोलते हैं होल नंबर, यानी सब पूरा संख्या। ठीक है, W से सूचित करते हैं इसको, N से। तो पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में ज्यादा अंतर नहीं है। पूर्ण संख्या आपका 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से ये भी अनंत तक चला जाएगा। ठीक है, इसमें और इसमें फर्क क्या है कि इसमें सिर्फ 0 आपका मतलब जुड़ गया है, उसके अलावा सारे जो है प्राकृत संख्या ही है। ठीक है, और ये आपका प्राकृत संख्या में सिर्फ 0 जो है जुड़ा हुआ नहीं है, बाकी पूर्ण संख्या में जो है वही नंबर है। बस इतना आपको याद रखना, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। बात करते हैं पूर्णांक की। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो कुछ ऐसी संख्या होते हैं जो प्लस में भी होते हैं, माइनस में भी होते हैं, तो उसको बोलते हैं पूर्णांक। यानी प्लस भी हो और माइनस भी, दोनों प्रकार के जो संख्या होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स, यानी पूर्णांक संख्या बोलते हैं। जैसे कि ये संख्या इधर वाला राइट साइड वाला आपका प्लस में आ गया संख्या। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 ये सब के सब आपका प्लस में नंबर है। ठीक है, धनात्मक संख्या जिसको बोलते हैं हम लोग। उसके बाद इधर आपका माइनस में आ जाएगा, -1, -2, -3, इस तरह से। यानी माइनस प्लस जो संख्या होता है उसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। यानी धनात्मक संख्या भी पूर्णांक संख्या है, ऋणात्मक संख्या भी पूर्णांक संख्या है। यानी माइनस वाला भी संख्या पूर्णांक है और प्लस वाला संख्या भी आपका पूर्णांक ही संख्या है। ठीक है, अब धनात्मक की बात करते हैं तो धनात्मक जो है आपका प्लस वाला संख्या होता है। ठीक है, प्लस वाला संख्या का मतलब है पॉजिटिव नंबर। ये सब के सब आपका क्या है, कौन सा संख्या है, धनात्मक संख्या है। ऋणात्मक संख्या देखिए 0 से इधर लेफ्ट साइड में है, जो माइनस वाला नंबर होता है उसको ऋणात्मक संख्या बोलते हैं हम लोग, है ना। तो ये सब के सब ऋणात्मक संख्या। अब बात करते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। मेन तो मुद्दा यही है, इसी को हम लोग को जानना है कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं जिसको हम लोग जो है भिन्न के रूप में लिखते हैं, यानी बट्टे के रूप में लिखते हैं। तो इसका जो है परिमेय संख्या को P/3 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, और लिखा जाता है कि जहां पर Q 0 नहीं होगा, Q 0 नहीं होगा। इसका मतलब क्या करे बच्चों, समझिएगा। P का मतलब अंश हुआ, ऊपर वाला संख्या को अंश बोलते हैं, नीचे वाला संख्या को हर बोलते हैं। मतलब हर के जगह पर, ठीक है, हर के जगह पर कभी 0 नहीं होगा। मतलब इस तरह से हम नहीं लिख सकते हैं 2/0। ठीक है, ये अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू हमको पता ही नहीं चल पाएगा, इसीलिए ये जो है हमारा परिमेय संख्या नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा है कि Q जो है 0 के बराबर नहीं होगा। मतलब क्या है, Q के हर के जगह पर कभी 0 नहीं रख सकते हैं। बाकी ये 2/3 ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 2/3 एक परिमेय संख्या है। उसी तरह से डायरेक्ट 2 भी परिमेय संख्या। क्यों, इसलिए कि ये सिंपल नंबर है ना, तो इसके बट्टे में तो 1 होगा ना, आपको 1 मान के चलते हैं कि नहीं। तो ये भी एक क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। उसी तरह से
अगर मैं बोलूँगा √25, तो √25 कौन सा संख्या आप बताएं? ये भी परिमेय संख्या ही है, इसलिए कि ये 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 5 निकल कर आएगा, तो 5/1 इसको लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जैसे कि √2 का एग्जैक्ट वैल्यू आप जो है नहीं निकाल सकते, ठीक है, और निकलेगा दशमलव वगैरह में, ठीक है, यानी ये पूर्ण नहीं है। तो इसीलिए √2 यानी जिसका पूरा वर्गमूल पूर्ण वर्ग जिसका ना हो, वो जो है हमारा अपरिमेय हो गया। √2, √3, लेकिन √4 की बात करें तो √4 आपका परिमेय हो जाएगा, इसलिए कि 4 का वर्गमूल 2 होता है और 2 परिमेय संख्या होता है। उसी तरह से पाई हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में हम लोग नहीं दर्शा सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो हम लोग को जो पहले जो है चैप्टर में जो पढ़ रहे हैं हम लोग, वो है रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। और परिमेय संख्या को ही जो है हम लोग को समझना था। पूरी बातों के अंदर में सबसे ज्यादा आपको ध्यान देने वाली चीज है परिमेय संख्या को ही समझना था, ठीक है। तो ऐसी संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। चलिए, अब ये तो समझ में आ गया परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब कुछ इसके गुण धर्मों के बारे में हम लोग क्या करेंगे? देख लेंगे कि इसका कुछ गुण धर्म है, ठीक है। ये सब कुछ गुण धर्म है और 3 गुण धर्म आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और उन सब गुण धर्म को हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे एक एक करके। एकदम बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने वाला हूँ, किताब में कुछ ज़्यादा ही लंबा करके दे दिया गया है, ठीक है। आपको इसको देखकर मतलब कंफ्यूज नहीं होना है या फिर नहीं डरना है, आपको एकदम ही ज़बरदस्त तरीके से बताऊंगा। तो चलिए, यहाँ पर कुछ जो है गुणधर्म मैं लिख चुका हूँ ऑलरेडी, किताब में ही इतने ये सब गुणधर्म आपके दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। संख्याओं के गुणधर्म, ठीक है, संख्याओं के गुणधर्म। सबसे पहले तो ये आपका है संवरक नियम। संवरक नियम को आपको सबसे पहले तो पढ़ना। संवरक नियम का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर आपके सामने में जो दिया है, आपको थोड़ा सा परिभाषा भी मैं बताते चलूं ताकि आपके सामने में सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो चलिए, संवरक नियम जो है क्लोजर लॉ या संवृत भी कहते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है कि यानी क्लोजर लॉ में एक बार पुनः संक्षेप में पूर्ण संख्या और पूर्णांक के गुणधर्म की चर्चा करते हैं। तो चलिए, इसको हम लोग सबसे पहले तो समझ लेते हैं संवरक नियम में क्या होता है। संवरक नियम में क्या कहता है कि एक पूर्ण संख्या सबसे पहले ऊपर में मैं कुछ चीजें आपके सामने में लिख कर रखा हूं। क्या है ये? प्लस है, माइनस है, गुना भाग है। ये मौलिक क्रिया है मैथमेटिक्स का। इसके अलावा कुछ होता है क्या मैथ में? कुछ नहीं होता है। तो इसलिए इसको मैं ऊपर में दर्शा दिया हूं, लिख दिया हूं, ताकि आपको मैं बेहतर तरीके से समझा सकूं। तो यहाँ पर देखिएगा कि अगर मैं ये भी एक पूर्ण संख्या है कि नहीं? पूर्ण संख्या आपको अभी जस्ट मैंने बताया कि प्लस वाले को भी बोलते हैं, माइनस वाले को भी बोलते हैं। तो अगर पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं तो पूर्ण संख्या आता है, तो वो संवरक नियम का पालन कर रहा है। देखिए, 2 में 2 जोड़े तो ये भी पूर्ण संख्या ही आ रहा। 2 भी पूर्ण संख्या, प्लस 2 भी पूर्ण संख्या, प्लस 4 भी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या में जोड़ने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होता है, तो वो संवरक नियम का पालन कर रहा है। और माइनस में भी आप करके देख सकते हैं। अगर मैं लिख लूं कि 4 - 2, तो देखिए 4 - 2 ये भी पूर्ण संख्या, माइनस वाला भी तो मतलब जो है पूर्णांक होते हैं कि नहीं? तो देखिए, पूर्णांक ये भी है, और सॉरी, पूर्ण संख्या इतना देर से हम बोल रहे थे, पूर्णांक की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। और अगर इसको मैं घटाऊं तो 2 प्राप्त होगा, ठीक है। जोड़ने पर भी पूर्णांक, 2 भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है, और ये भी एक पूर्णांक है। और अगर 4 भी पूर्णांक है, 4 में से अगर इस पूर्णांक को घटाएं तो भी ये भी पूर्णांक है। यानी पूर्णांक को पूर्णांक में जोड़ने से पूर्णांक प्राप्त अगर हो रहा है तो संवरक नियम का पालन कर रहा है। और अगर पूर्णांक को में से पूर्णांक को घटाने पर अगर पूर्णांक प्राप्त हो रहा है, वो भी संवरक नियम का पालन कर रहा है। अगर पूर्णांक में पूर्णांक से गुना करने पर अगर पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है, वो भी संवरक नियम का पालन कर रहा है। इसलिए कि 2 भी पूर्णांक दोनों को गुना करिए ना, तो 4 भी पूर्णांक है कि नहीं? तो ये भी प्राप्त हुआ। भाग की बात करेंगे तो वो भी हो सकता है 4/2, ठीक है। इसको अगर भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये भी संवरक नियम का पालन कर रहा है, ठीक है। यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपके सामने क्रम विनिमिता। क्रम विनिमिता में आपके सामने में यहाँ पर लिख चुका हूँ a + b। a + b का मतलब क्या है? a के स्थान पर और b के स्थान पर कोई नंबर है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। मान लीजिए कि a के जगह पर मैं लिख देता हूँ 2 और b के जगह पर लिख देता हूँ 3, ठीक है। तो ये कह रहा है क्रम विनिमिता कि संख्या को अगर हम यहाँ पर उलट पुलट कर दें, संख्या को अगर पलट दें
ठीक है, तो भी ये मान उसके बराबर होगा। देखिए ए के स्थान पर क्या लिखा था 2 और बी के स्थान पर 3, यहाँ पर देखिए बी के स्थान पर 3 लिख देंगे और ए के स्थान पर कितना लिखे थे, ए के स्थान पर 2। देखिए इसका मान 5, इसका भी 5, वही कहा है। तो देखिए क्रम विनिमियता यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं किसमें ये हो रहा है, क्रम विनिमियता का नियम लागू हो रहा है यहाँ पर जोड़ में। अब देखिए सबका हम लोग को चेक करना पड़ेगा। क्रम विनिमियता तो लग रहा है जोड़ में, लेकिन क्या घटाव में लग सकता है क्या? घटाव में यही संख्या को देख लेते हैं हम लोग कि घटाव में क्या ये मान बराबर आ रहा है क्या? ये तो पता चल गया कि क्रम विनिमियता जो है, इसका क्रम विनिमियता वाला नियम जो है चलता है किसके साथ, जोड़ के साथ तो चलता है, ये तो क्लियर हो गया। अब क्या घटाव के साथ भी चलता है, इस चीज को हम लोग को क्लियर करना पड़ेगा। तो चलिए सेम उदाहरण लेते हैं, 2 - 3, 2 - 3 बराबर में 3 माइनस और 2। देखिए ए के स्थान पर हमने संख्या जो लिया है वो 2 लिया है और ए बराबर 2 है और बी बराबर कितना है 3 है, तो ये मान हम सिर्फ रखते जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, ये इसके बराबर है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब ये है क्रम विनिमियता किसके साथ, माइनस के साथ जो है नहीं लगेगा क्रम विनिमियता कभी भी। अब गुना की बात करेंगे तो गुना के साथ भी हमारा क्रम विनिमियता नियम लग जाएगा, इसलिए कि 2 को आप 3 से गुना करें या 3 को 2 से गुना करें, आपका आंसर कितना आ जाएगा? आखिरकार आंसर आपका कितना आना है, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, ये भी बराबर है और ये भी इसके बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब भाग का अगर बारीक है, अगर भाग की बात करें तो भाग के साथ भी क्रम विनिमियता का नियम नहीं लग सकता है। प्यारे दोस्तों देख सकते हैं, आपको उदाहरण में देकर समझा देता हूँ। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ वही चीज 2/3 बराबर 3/2, ये इसके बराबर होना चाहिए कि नहीं, ये इसके बराबर होना चाहिए कि नहीं। यहाँ पर 2/3 आ गया और बराबर यहाँ 3/2, ये इसके बराबर है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो फाइनली हमको क्या पता चल रहा है कि जोड़ और गुना ये दो जो है इसके साथ क्रम विनिमियता का नियम फॉलो करेगा, लेकिन और जो दो आपका मूल क्रियाएं हैं यानी एक माइनस और एक भाग, इसके साथ क्रम विनिमियता का नियम नहीं फॉलो करेगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर होगी। अब अगला बात करते हैं सहचारिता। सहचारिता में देखिए कुछ नहीं है, सेम है। अगर मैं यहाँ पर कुछ नंबर रख देता हूँ, ए के जगह पर मैं क्या रख दूँ, 2 रख देता हूँ, ठीक है। और आपका बी के जगह पर कितना रख देता हूँ, बी के जगह पर 4 रख देता हूँ। उसी तरह से सी के जगह पर मतलब कुछ भी आप नंबर रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सी के जगह पर कुछ भी रख दें, यहाँ 2 4 यहाँ 6 रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर अब मान रखेंगे, यहाँ पर बोला है a + b, a + b को पहले ले लिया है फिर बाद में c को लिया, क्योंकि आप बोर्ड मास पढ़े हैं तो बोर्ड मास में क्या कहता है कि ब्रैकेट वाला का काम सबसे पहले करना है। तो a + b और पहले है इस दोनों को ब्रैकेट में ले, उसके बाद +c बराबर में यहाँ पर a को अलग कर दिया और b + c को पहले ले लिया। तो यही कहता है हमको सहचारिता वाला नियम। तो यहाँ पर देखिएगा a के स्थान पर 2 है तो 2, और देखिए b के स्थान पर 4 है तो 4, और प्लस में c के स्थान पर 6 है तो 6, a के स्थान पर 2 है, b के स्थान पर कितना है 4 है और c के स्थान पर 6 है, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका, ये कितना आ जाएगा 4 और 2 6, ये कितना आ जाएगा 4 और 2 6, और प्लस में ये कितना है 6। यहाँ पर देखिए 2 प्लस में इसके अंदर वाला काम करेंगे, 6 और 4 10, ठीक है। 6 और 6 कितना हो गया 12। यहाँ पर भी देखिए कि 10 और 2 12। इसका मतलब सहचारिता वाला जो नियम है वो योग के साथ हमारा क्या करेगा, काम कर रहा है, ठीक है। योग के साथ किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है, योग के साथ तो काम कर ही रहा है। अब क्या ये इसके साथ काम करेगा क्या, माइनस के साथ, ठीक है। तो ये सहचारिता नियम जो है आपका योग गुणा के साथ सेम टू सेम काम करेगा, बाकी माइनस के साथ भी नहीं और भाग के साथ भी नहीं करेगा, ठीक है। ये गुना के साथ जिस तरह से पिछला वाला में आपने देखा। चलिए और कुछ इसका इंपॉर्टेंट तथ्य है उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिएगा कुछ मतलब जो है इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट आपके सामने में है, योज्य तत्सम, इसको भी समझना जरूरी है। योज्य तत्सम का मतलब क्या हुआ कि किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ने पर संख्या उतना ही रहता है, बिल्कुल उतना ही रहेगा ना। तो शून्य जो है सभी संख्याओं का तत्सम होता है, ठीक है। शून्य जो है सभी संख्याओं का योज्य तत्सम होता है। जैसे कि मैं 2 में 0 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 2 ही आएगा। 5 में अगर मैं 0 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 5 ही आएगा कि नहीं, बिल्कुल 5 ही आ जाएगा। 1/2 में अगर मैं 0 जोड़ूंगा तो फिर भी तो 1/2 ही आएगा,
ठीक है, कोई मतलब जो है इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो योज्य तत्सम समझ गए, मतलब किसी भी नंबर में अगर किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ते हैं तो संख्या उतना ही रहता है, तो योज्य तत्सम उसे कहते हैं। गुणा, और यह है गुणात्मक तत्सम। गुणात्मक तत्सम का मतलब क्या हुआ कि किसी भी संख्या में अगर 1 से गुना करते हैं तो संख्या उतना ही रहता है, बिल्कुल रहेगा। अगर मैं 2 में 1 से गुना करता हूं तो 2 ही होगा कि नहीं, तो 1 जो है सभी संख्याओं का गुणात्मक तत्सम हो जाएगा। अगर मैं 1/2 में 1 से गुना करूं फिर भी तो 1/2 ही रहेगा। यानी किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर अगर संख्या उतना ही रहता है तो वो गुणात्मक तत्सम कहलाता है। तो 1 क्या है, हमारा गुणात्मक तत्सम है। और योज्य तत्सम है 0, जो किसी भी नंबर में 0 जोड़ने से नंबर उतना ही रहता है। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं योज्य प्रतिलोम। दो संख्याओं का योग कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि अगर आपके सामने में 2 दिया, अब बोलेगा कि इसका योज्य प्रतिलोम क्या है, तो इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, ठीक है, कि हमारे 0 आ जाएगा। तो -2 जोड़ देंगे, अगर इसमें -2 अगर कर देंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा कि नहीं। तो 2 का क्या आ जाएगा, 2 का आ जाएगा -2 आंसर आ जाएगा। दो संख्याओं का योग मतलब उस संख्या में ऐसा मतलब जो क्या जोड़ेंगे कि 0 आ जाए। मान लीजिए कि 5 है, 5 का योज्य प्रतिलोम क्या आ जाएगा, तो 5 में अगर -5 अगर हम लोग जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा कि नहीं। तो 5 का क्या आ जाएगा, -5। यानी चिन्ह को हम लोग सिर्फ बदल देंगे, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, वो सब के सब योज्य प्रतिलोम आपका आ जाएगा। ठीक है, योज्य प्रतिलोम एकदम सिंपल है और सरल है। अगर -6 का बोले तो -6 का क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। माइनस में है तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में, बस इतना चीज समझ जाइए। प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में। ठीक है, संख्याओं को बदल देंगे तो 0 आ जाएगा ऑटोमेटिक। अब गुणात्मक प्रतिलोम, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल 1 होना चाहिए। मान लीजिए कि आपके सामने में दिया है क्या चीज, 2। इसका मैं आपके सामने में यहाँ पर मैं लिख के बताता हूँ। गुणात्मक प्रतिलोम, दो संख्याओं का गुणनफल 1 होना चाहिए। मतलब दोनों संख्याओं को गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। आपके सामने में अगर 2 है, इसका बोला कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो अगर इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/2 हो जाएगा। हाँ, तब तो मतलब जो है यहाँ पर 2 गुने में 1/2, 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर आपको बोल दे 3/4 इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम इसका 4/3 आ जाएगा, है ना। इसको देखिए गुना कीजिए, इसको ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी संख्याओं को पलट देंगे, सीधी बात है। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं, संख्याओं को पलट देते हैं, संख्याओं को पलट देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है कि नहीं, इसको पलट दो, हो गया। उसी प्रकार से अगर 1/2 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या आ जाएगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम आ जाएगा 2, क्योंकि 2/1 होता है ना, तो वही चीज हुआ। तो नीचे का बट्टे का 1 का कोई वैल्यू नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं, वितरण नियम। ठीक है, लास्ट है आपके सामने में ये चीज, उसके बाद मैं आपका प्रश्न की ओर बढ़ूंगा। ठीक है, वितरण नियम में क्या कह रहा है कि a गुने बी इंटू ए गुने बी, बी प्लस सी बराबर है ए प्लस बी और बी प्लस सी। इसके जगह पर कोई स्थान मतलब जो है ए को सबसे पहले बी से गुना किया और प्लस में ए को सी से गुना किया, बात तो वही हुआ ना। तो ये इसके बराबर होता है। जैसे कि उसको कहते हैं वितरण नियम, यानी संख्या को सिर्फ हेर फेर कर दिया है कि इसके साथ इसको मतलब सबसे पहले तो गुना कर दिया, एक जगह कर लिया, फिर इसके साथ इसको गुना किया है, बस और कुछ नहीं किया है। इसको अंदर में पहले देखिए ए बी सी हम मान रखते हैं सबसे पहले, तो ए बराबर 2, बी बराबर 3, सी बराबर 4। ठीक है, हमने मान रख लेते हैं, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ये गुने में बी प्लस सी और बराबर ए गुने बी और प्लस में ए प्लस ए गुने में सी। ठीक है, ए के स्थान पर क्या है 2 गुने में बी के स्थान पर क्या है 3 और सी के स्थान पर क्या है 4 है। बराबर देखिए ए के स्थान पर 2 है और बी के स्थान पर कितना है 3 है, प्लस है, और सी के स्थान पर है 4। देखिए इसको अगर हम हल करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 और 3 7 बराबर में, इसलिए कि बोर्ड मास में क्या कहता है कि ब्रैकेट के अंदर वाला सबसे पहले हल करना है। 3 दूना 6 प्लस में 4 दूना 8, देखिए 7 दूना कितना आ जाएगा 14 और यहाँ पर भी 8 6 14, इसका बराबर आया। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो है, और यही चीज से तो निकला है। देखो ए गुने में बी प्लस में सी, देखो ए को सबसे पहले बी से गुना करो तो क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, या फिर ए गुने बी, उसी को ए गुने बी करो या ए बी, क्योंकि कोई भी नंबर इस तरह से होता है, आपको पता है कि जो चर होता है इस तरह से होता है तो वो गुने में होता है। तो ए गुने में बी हो गया। ठीक है, इसको इससे गुना कर दिया, प्लस है तो प्लस, उसके बाद इसको ए को सी से गुना करो, ए गुने में सी। यही चीज तो है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। इसको क्या कहते हैं, कौन सा नियम, वितरण नियम कहते हैं। तो चलिए अब हम जो है प्रश्न वाली कोर के सामने में जो है ये क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए।
ठीक है। निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम लिखना है आप। तो जब आपको योज्य प्रतिलोम लिखने के लिए दिया गया है तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं और लिख लेते हैं। तो योज्य प्रतिलोम क्या बताया था मैंने कि योज्य प्रतिलोम आपको अभी जस्ट मैंने बताया कि उसी संख्या मतलब योज्य प्रतिलोम में क्या होता है कि 0 आना चाहिए, उस संख्या का योग क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अभी जस्ट मैंने आपको मतलब जो है समझाया। यहाँ पर आप देखेंगे अभी योज्य प्रतिलोम क्या मैंने समझाया, ये दो संख्याओं का योग कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, यही ना है योज्य प्रतिलोम। ठीक है, तो इसका योज्य प्रतिलोम 2 का, ठीक है, आना चाहिए। यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या आना चाहिए, देखिए अभी मैंने आपको बताया था गुणात्मक प्रतिलोम। यहाँ पर देखिए कि मतलब जो कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या नहीं, संख्या को पलट देंगे गुणात्मक प्रतिलोम आ जाएगा, संख्या का साइन चेंज कर देंगे योज्य प्रतिलोम आ जाएगा आपका। ठीक है, तो देखिए 2/3 में अगर माइनस कर देंगे 2/3 तो 0 आ जाएगा कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर आपके सामने में मैं क्वेश्चन लिख चुका हूँ। तो पहले का आंसर कितना आ जाएगा, -2/3 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, -25/9 आ जाएगा, क्योंकि 25/9 में -25/9 करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 16 आ जाएगा, क्योंकि माइनस में ऑलरेडी 16 है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ 15/8 हो जाएगा, इसलिए कि माइनस में ऑलरेडी दिया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से ये इसका आंसर आ जाए। 0 का क्या हो जाएगा, 0 का तो 0 होगा ना। अब देखो यहाँ माइनस माइनस तो कट जाएगा, उसके बाद आपको 0 ना ना, माइनस माइनस तो कट गया, प्लस में हो गया, तो इसको फिर -5/7 हो जाएगा इस। उसी तरह से ये माइनस में है तो इसमें 13/5 कर देंगे तो 0 आ जाएगा। उसी तरह से ये माइनस में है तो प्लस में 2/15 कर देंगे तो आ जाएगा। अब गुणात्मक प्रतिलोम में बोले संख्या को देखिए पलटा ही हुआ है ना, क्योंकि इसको इससे गुना करेंगे 13 कट जाएगा और आपका जो है वो 1 आ जाएगा, 1 आना चाहिए किसी भी हाल में। ठीक है, उसी तरह से इसका क्या आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। ठीक है, 5/4 है ना, उसको पलट देंगे तो गुणात्मक प्रतिलोम। उसी तरह से यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, 1 आना चाहिए ना, तो ये आ जाएगा 7/4, 7/4 माइनस 7/4। उसी तरह से ये आ जाएगा 8/5 है ना, 8 कट जाएगा, 1 आना चाहिए ना। उसी तरह से यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, -1, तो -1, क्योंकि माइनस माइनस फिर प्लस आ जाएगा, 1 आना चाहिए। ठीक है, ये भी ये 2 नंबर क्वेश्चन था, ये भी आपका हल हो गया। अब देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन, अगर आपको इंट्रोडक्शन वाला यानी परिचय जो अभी बताया आपको, वो अगर परिचय आपको समझ में आ गया हो तो ये सब क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, हल हो जाएगा आपसे। चलिए भिन्न वाला जोड़ा अगर आता होगा तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपसे बन जाएगा। 1 नंबर में क्वेश्चन, उचित गुणधर्मों का उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना है, 3 है, और तीसरा का जो है पहला भाग है। यहाँ पर देख सकते हैं, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका जो है पहला भाग को हम लोग क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो देखिए सारे का क्या करेंगे, एलसीएम ले लो। सबसे पहले तो एलसीएम ले लो। यहाँ पर कितना कितना दिया है आपके सामने में, यहाँ पर देखते हैं 5 या 15 ही होगा ना, एलसीएम 15 हो गया, क्योंकि 3 5 3 5 6 है। अब देखिए इसको इससे भाग करेंगे कि नहीं, बिल्कुल। तो ये कितना आ जाएगा, 5 या 15, ये इसको इससे भाग करेंगे तो कितना बार में गया, 5 बार में, 5 या 15 और 5 के 20, ऊपर वाले से गुना करेंगे जितना भाग करने के बाद आए। उसके बाद इसको इससे 5 या 15 कितना बार में जा रहा, 3 बार में, और 3 या 9, और प्लस में यहाँ पर देखिए ब्रैकेट दे देंगे, इसलिए डबल चिन्ह एक जगह होगा, इसलिए 5 या 15 और 5 दूना 10 -10, और यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर भी ब्रैकेट, इसलिए कि यहाँ पर माइनस है, इसलिए ये चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर 5 या 15 3 बार में इसका भाग जा रहा है, हाँ 5 या 15, और ऊपर वाले से गुना करेंगे कि नहीं, 5 या 15 और ऊपर वाले से गुना करेंगे, 3 बार में गया, 11 या 33 आ जाएगा ऊपर में। तो ठीक है, अब देखिए सारे को हम लोग क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। यहाँ देखिए 20 प्लस में 9 प्लस माइनस कितना आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, और बट्टे में कितना है आपका, बट्टे में है 15। ठीक है, अब देखिए 20 प्लस 9 29, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -33 में 43, और बट्टे में कितना है, 15 है। अब देखिए अगर 43 में से 29 का हटाएंगे, या 29 में से 43 तो नहीं घटेगा ना, तो आपको पता है कि बड़ा वाला का चिन्ह होगा हमेशा। अब 43 में से हम घटाएंगे किसको, 29 को, तो 13 में से 9 गया, 9 4 13 होता है आपका, और यहाँ पर कितना बचा, 3 बचा, 3 में से 2 गया तो 1, और माइनस का चिन्ह लग जाएगा, इसलिए कि
43 है, तो -14/15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो है दूसरा भाग भी देख लीजिए। दूसरा भाग भी बहुत आसान है, आप खुद से करके पहले तो देख लेंगे, नहीं होगा तो फिर आप वीडियो का हेल्प लेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर का भी हम लोग क्या करते हैं, चलिए हल कर लेते हैं। 2 नंबर वाला भी बिल्कुल उसी जैसा ही है। ठीक है, क्या करेंगे ना कि देखिए कि ये दोनों गुना में है, ये दोनों गुना में है, ये दोनों गुना में है, सबको जो है अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, ये माइनस में नहीं है, ये प्लस में ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चिन्ह है, ये गुना में है, गुना -3/7, इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे माइनस 1/6 गुना 3/2, ये दोनों को एक ब्रैकेट में प्लस। ठीक है, 1/14 गुने 2 में कितना 5, इसको क्या करेंगे एक ब्रैकेट में हम लोग घेर लेंगे। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल देखिए वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस ये दोनों को और इस दोनों को मतलब जो है एक करके आपको घेर लेना है। तो चलिए इसको अब हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। इसको गुना करो। ठीक है, -6 आ जाएगा बट्टे में 7, अब यहाँ माइनस है तो माइनस। ठीक है, ये आपका 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो 1 ऊपर में और नीचे 2 और 2 4। ठीक है, प्लस है तो प्लस, ये कट जाएगा, 2 एकम 2 और 7 दूना 14। अब देखिएगा ये ऊपर में कितना आ गया 1 और 7 पचे 35। ठीक है, अब क्या करो, जो पीछे किए थे सेम टू सेम करना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम अगर आप लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 140, 140 आएगा इसका एलसीएम आपका। ठीक है, 140 आएगा आपका इसका एलसीएम। यहाँ पर देखिए नीचे नीचे गुना करेंगे तो 7 पचे 35 आएगा, 7 पचे 35, मैं भी तो बोल रहा हूँ यहाँ दिक्कत हो रहा है कुछ ना कुछ। ठीक है, 7 पचे 35 आ रहा है, यहाँ पर भी देखिए ऊपर में 6/37, यहाँ पर भी 7 पचे 35। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको इससे करते हैं भाग। ठीक है, 37 को करते हैं किससे भाग, 140 से भाग करते हैं। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो तो इसका जो है जोड़ घटा वाला में आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको इससे भाग करेंगे अगर, तो आपके सामने में कितना बार में चला जाएगा, 4 बार में है ना, 35 चौके 140। या फिर आप ये समझ सकते हैं कि इसको इससे गुना कर देना है, तो कितना आ जाएगा 6 चौके 24 और माइनस है तो माइनस। ठीक है, माइनस है तो माइनस। अब इसको इससे भाग करेंगे तो 35 बार में जाएगा, इसको यहाँ पर इससे गुना कर दें, वो भी एक तरीका है। ठीक है, प्लस में उसी तरह से यहाँ पर इससे अगर हम गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा, है कि नहीं, जिस तरह से 4 आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, और इसको 35 को अगर इससे भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को ऊपर वाले से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 को 4 से गुना करेंगे तो हमारा 4 ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं, देखिए ये माइनस माइनस प्लस, ये दोनों जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है कि नहीं, ये दोनों जुड़ेगा, ये आ जाएगा 5 और 4 9 और 9 आ गया, और 3 और 2 5, 59/140 और माइनस में कितना 4, यहाँ अगर प्लस में 4। अब 59 में अगर 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 59 में अगर 4 घटाते हैं तो यहाँ 5 और यहाँ 4, कितना आ जाएगा 45। ठीक है, नहीं यहाँ पर तो 5 ही होगा ना, इसलिए कि इससे थोड़ी उधार लिया, तो कितना बच गया, -55 बट्टे में कितना आ गया आपका 140। इसको भाग करेंगे अगर 11 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 11 बार में अगर भाग करेंगे तो -11 आ जाएगा। ठीक है, 5 बार में 11 पचे 55 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 के 20 और 5 40। ठीक है, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर -11/28, बिल्कुल करेक्ट है। आप आंसर देख लीजिएगा किताब में, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 1% भी डाउट नहीं होगा। आप अगर चाहें तो आपको मैं दिखा देता हूँ कितना है, देख लीजिए, है ना, तीसरा का दूसरा है तो इतना आंसर है, एकदम सही जवाब है। तो आप इस प्रकार से अगर बनाएंगे तो बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन में ऑलरेडी लिख दिया हूं ताकि समय बर्बाद ना हो। तो यहाँ पर देखो मेरे दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने में कौन वाला है, ये देखिए 5/18 दिख नहीं रहा होगा, 5/18 को 7 के वैध क्रम से गुना कीजिए। इसको किससे गुना करना है, माइनस
7/72 के वैध क्रम से गुना करना। इसका वैध क्रम का मतलब क्या है, इसको पलट देंगे संख्या को, उससे इसको क्या कर देना है, हमको गुना कर देना है। तो चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। 5/18 को, है ना, इसके वैध क्रम से गुना करना। वैध क्रम का मतलब क्या हुआ, इसको पलट देंगे और नीचे -7, ठीक है। ये इससे कट जाएगा कि नहीं, 18 चौके 72, 18 एकम 18, तो 5 चौके 20 और -7, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। इसमें सिर्फ बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में कि -1/2 गुना 1/2 प्लस 1/4 बराबर। देखिए इससे पहले इसका गुना किया गया है, फिर प्लस में, फिर इसको इससे गुना किया गया। तो ये किस में हम पढ़े थे अभी, जस्ट आप अगर थोड़ा भी याद होगा तो इसको इससे गुना किए सबसे पहले, फिर इसको इससे गुना किए। तो कौन सा गुणधर्म है जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि ए गुने बी प्लस में ए गुने सी, है ना। अभी जस्ट तो 5 का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका आ जाएगा वितरण नियम। वितरण नियम भी में ना हम लोग पढ़ा, वितरण नियम आ जाएगा, यहाँ पर नियम पूछा था, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, वितरण नियम आ जाएगा। उसी में ना कहा गया था हाँ कि ए गुने में बी प्लस में सी, यही चीज का होता ना। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे में आपके सामने में क्या दिया है पहले दोस्तों, क्या -1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। क्या 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 दिया है आपका सामने को, ये है प्रश्न नंबर आपका 6 है। -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम, है ना, गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है क्या, ये आपको पूछा है ना। तो चलिए इसका देख लेते हैं। -9/8 ही आ गया, 8 एकम 8 1 9, और ये तो गुणात्मक प्रतिलोम के लिए कंडीशन क्या था कि 1 आना चाहिए। ये इससे कटा, लेकिन ये आया -1 आया, तो ये गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा, ठीक है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे कि यह गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, ठीक है। ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है क्या, ठीक है, ये चीज हम लोग लिख लेंगे। या फिर ये चीज आपको यहाँ पर देखकर पता चल रहा होगा, यहाँ पर कितना आ रहा है -9/8 और यहाँ पर कितना है 8/9, तो 1 तो आ ही नहीं रहा ना। तो ऐसे भी आपको जो है पता चल सकता है। तो चलिए ये 7वां नंबर की ओर बढ़ते हैं और 7वां नंबर देख लेते हैं कि ये इसका है या नहीं है। क्या 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, ठीक है। ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है क्या, ये वो पिछला वाला तो नहीं था, ये वाला अब जांच करके देखते हैं ये कितना आ जाएगा। इसका अगर हम लोग हल करेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 9 1 10/3, ठीक है, 10/3, और ये ऊपर में 0 है, ठीक है। तो इसको अगर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.3, तो एकदम 0.3 है, ठीक है। तो ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, ठीक है। बोलेंगे हाँ इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा, ठीक है, क्योंकि इसको गुणात्मक प्रतिलोम होगा। इसको अगर पलट कर लिखेंगे, है ना, इस तरह से 0.3 गुने में 1/में 0.3 0.3 कट गया और बच जाएगा 1, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद तो मिलाने वाला क्वेश्चन है आपका प्रश्नावली, यह समाप्त हो गया, ठीक है। अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए, ठीक है। इसको किसके सहायता से हल करना है, वितरण नियम की सहायता से हल करना है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं और हल कर लेते हैं वितरण नियम की सहायता से। तो चलिए जैसे देख सकते हैं कि आपके सामने मैं क्वेश्चन लिख लिया हूँ निम्न वितरण नियम से। और वितरण नियम किसे कहते हैं आपको पता होगा, है ना, ए इंटू में बी प्लस सी बराबर ए सी और प्लस में बी सी, वही ना होता है वितरण नियम।
वितरण नियम अगर अभी भी भूल गए हैं तो अब आपको लिख देता हूँ। ए इंटू में होता था बी प्लस सी और बराबर ए गुने में बी और प्लस में बी गुने में सी, यही था ना। तो चलिए वितरण नियम से क्या करते हैं, इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो वितरण नियम से हल कर लेते हैं। सबसे पहले -3/4 गुने में, देखिए 2/3 प्लस माइनस कितना क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 5 में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब आगे इसको हल करते हैं। -3/4 गुने में, यहाँ पर देखो एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा। 3 दूना 6 और 2 बार में जाएगा कि नहीं, 3 दूना 6 और 2 दूना 4 माइनस, यहाँ कितना आ जाएगा, -5 ही आ जाएगा। 5 को 5 से भाग करेंगे और 6 को 6 से भाग करेंगे तो एक आएगा, एक को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 ही आएगा। लेकिन इसको इससे भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा आंसर कि नहीं, बिल्कुल। 3 दूना 6 आ जाएगा, दूना 2 बार में और 2 दूना 4 आ जाएगा, ठीक है। अब -3/4 गुने में यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1 में नीचे कितना आ जाएगा, 6 है, क्योंकि इससे इसको घटाएंगे। ऊपर माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 3 और नीचे में 6 चौके 24, ठीक है। तो ये 3/24 हो गया। या फिर इसको काट दें, 8×3 = 24 भी होता है, चाहे तो इसको काट दो, 3 एकम 3, ये आ जाएगा 3 एकम 3 और 8×3 = 24, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका दूसरा भाग की ओर बढ़ेंगे। दूसरा भाग भी उसी प्रकार से हल करेंगे जैसे कि पहला भाग हमने हल किया। चलिए अंतिम क्वेश्चन है, लाइट तो चली जाती है बार बार, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से इसको हम लोगों ने हल किया उसी प्रकार से इसको भी हम लोग हल करते हैं और देखते हैं कि किसका आंसर कितना था, ठीक है। ये कितना, 5/6, ठीक है। जैसा ऐसा हल कर ले, ठीक है। ये आ जाएगा आपका, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। और ये आ जाएगा 5 दूना 10, 2 बार में चला जाएगा और 2 दूना 4 प्लस में एक कितना आ जाएगा, 3 ही आएगा कि नहीं, बिल्कुल, क्योंकि 10 को 10 से भाग करेंगे तो एक आएगा, एक को 3 से गुना करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। 5/6 गुने में यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। प्लस माइनस माइनस घटेगा लेकिन बड़ा का चिन्ह होगा, -1 में कितना आ जाएगा, 10 और ये आ जाएगा -5 ऊपर और 10 × 6 = 60, 5 एकम 5 ऊपर में और 12 पंचे 60। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार का दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। चलिए अब जो है मिलान वाला चिन्ह है, तो आप जो है इंट्रोडक्शन अगर देखा होंगे तो ये बिल्कुल मिला लेंगे आसान तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिएगा वो -1/2 ये जो दिया है, a + b और यहाँ पर b + a, तो a + b b + a किस में होता है, योग का क्रम विनिमिता होता है कि नहीं, जोड़ वाला क्रम विनिमिता है, क्रम विनिमिता है ना, संख्या को सिर्फ उलट फिर किया गया है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर योग का क्रम विनिमय नियम आ जाएगा, योग का, जोड़ का, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हैं a गुने b और b गुने में a, तो सेम चीज है, यही चीज है, ये योग था, ये गुना है, ठीक है, संख्या को उलट फिर किया गया है, तो ये आ जाएगा आपका गुना का क्रम विनिमय नियम, गुना का क्रम विनिमय नियम आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं -1/2 + 2/5, यानी इस ये दोनों को पहले ब्रैकेट में ले गया है, सी को बाद में ले गया, यहाँ पर सी को ले गया है और ए को छोड़ दिया गया। ये किस में होता है तो आपको बढ़िया से पता होगा, और वो भी योग में ये किस में होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अभी हमने ये जो बताया आपको वितरण नियम वाला, ठीक है। लेकिन अब कौन वाला वितरण नियम वाला होगा, तो यहाँ पर योग वाला है, तो योग का वितरण नियम कहीं पर है, आपको दिख रहा है, योग का वितरण नियम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वितरण नियम तो एक ही दिया है इसमें, ठीक है, तो डायरेक्ट वितरण नियम कहीं पर है, तो ये देखिए यहाँ पर है आपका वितरण नियम, ये लागू हो जाएगा। अब अगला देख सकते हैं कि 1/4, ये भी एक पूर्णांक, ये भी एक पूर्णांक, दोनों को जोड़कर पूर्णांक आ रहा है, तो ये क्या है, संवरक नियम आ जाएगा आपका, ये संवरक नियम आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये दोनों को जो है ये है आपका a गुने में b और c को बाहर कर दिया गया है, यहाँ पर a को बाहर कर दिया गया है और यहाँ पर आपका ले लिया गया है किसका, BC ले लिया गया है और a को बाहर कर दिया गया है, तो ये भी वितरण हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये गुणात्मक वितरण हो जाएगा, सॉरी गुणात्मक
गुना का क्रम विनिमित वितरण 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 किधर को गया, देख लीजिएगा। वितरण नियम की बात कर रहे हैं हम। तो चलिए अब आपका अंतिम आपके सामने में बचा है मिलाने वाला। ये आप अगर इंट्रोडक्शन वाला देखे हैं, परिचय अभी देखे आप शुरू में बढ़िया से, तो ये आपसे बन जाएगा एकदम। देखिए a प्लस बी और यहाँ पर b प्लस ए, वही वाला बात है। तो ये संख्या का अदला बदली किस में होता है, वितरण में, और ये जोड़ है तो योग का वितरण आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया है होगा आपका, ये देखिए योग का विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, सॉरी क्रम को मतलब अलग वितरण बोल दिया हम। ठीक है, योग का क्रम विनिमय नियम आ जाएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं a गुने बी और b गुने ए सेम है। ठीक है, लेकिन ये गुना का क्रम विनिमय नियम हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। a प्लस बी और c को अलग कर दिया गया है, यहाँ पर a को अलग कर दिया गया, b प्लस c को ले लिया गया है। तो ये क्या चीज़ हो जाएगा। ठीक है, आपने पढ़ा है a प्लस बी प्लस में c। ठीक है, एक बार a प्लस बी को ले लिया गया है और फिर c को अलग कर दिया गया है। तो ये कौन सा नियम में ये चीज़ हो रहा है, अब पिछले गुणधर्म पढ़े हैं अभी एकदम बढ़िया से। तो जोड़ वाला जो है सहचारिता हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, जोड़ वाला क्या आ जाएगा, सहचारिता हो जाएगा कि नहीं। तो योग सहचारी नियम, इसका ये आ जाएगा। ठीक है, तीसरा का योग सहचारी नियम आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा चौथा देखिए, चौथा का देखिए, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, पूर्णांक को पूर्णांक में जोड़ा तो पूर्णांक प्राप्त हुआ। ये किस में होता है, संवर्क नियम में होता है, तो इसका ये हो जाएगा। उसी तरह से ये देखिए a गुने बी और c को अलग कर दिया, और b गुने c और इसको अलग कर दिया। ठीक है, तो ये किस में होता है, ये किस में हो जाएगा, ये आप अभी आपको बताया था। जो ये वाला हो सेम यही चीज़ है कि नहीं, यहाँ पर भी सेम ही देखिए, यहाँ पर सिर्फ गुना का चिन्ह है, मतलब संख्या अलग है लेकिन पैटर्न देखिए दोनों का सेम है। तो वो सहचारी योग का है ये, तो ये गुना का सहचारी नियम हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जीरो जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं, जीरो जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होता है तो योज्य तत्सम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, योज्य तत्सम। उसी प्रकार से 1 से गुना करने पर वही जो संख्या रहता है तो बोलते हैं गुणात्मक तत्सम, बोलते हैं कि नहीं, बिल्कुल। आगे चलते हैं, गुणात्मक तत्सम हो गया। अब देखिए ये वाला संख्या देखिए, a को बाहर रखे गया, b प्लस सी ले गया और इसको इससे गुना किया, फिर इसको इससे गुना किया, तो ये कौन सा नियम है, तो अभी आपको जस्ट पढ़ाया, ये होता है वितरण नियम, वितरण नियम। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दिया है कितना 5 5 3 3 कट गया, तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो 1 किस में आता है, गुणात्मक योज्य प्रतिलोम में तो नहीं आएगा, गुना का सा कहाँ है, गुणात्मक प्रतिलोम यहाँ है, गुणात्मक प्रतिलोम में 1 आता है ना कट के। और ये देखिए जीरो किस में आता है, जीरो, जीरो आपको पता होगा योज्य प्रतिलोम किधर है, यहाँ है। तो इसका ये लास्ट वाला का ये हो जाएगा।